नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोदी सरकार की योजना का खुलासा किया है। आज आंध्र प्रदेश में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में संसद और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने चाहिए, इससे खर्चों पर रोक लगेगी। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे हमारे प्रधानमंत्री मोदी का विचार है कि देश में बार बार चुनाव होते हैं और जनता चुनाव में समान रूप से लगी रहती है, इससे बार बार खर्च होता है। साथ ही जब चुनाव होते हैं तो आचार संहिता लागू होती है और विकास कार्य भी रुक जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि एक देश एक चुनाव इस समस्या को हल करने का बहुत अच्छा साधन होगा। इसलिए हमने सोचा है कि इस पर आंध्र प्रदेश में संसद और विधानसभा चुनाव एक साथ हो रहे हैं, फिर भविष्य में भी भारत के सभी राज्यों की संसद और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने चाहिए। हम संसाधनों को बचा पाएंगे और साथ ही समय भी बचा पाएंगे। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर मचे घमासान के बाद अब उन्होंने अपने बयान का स्पष्टीकरण देते हुए एक्स पर लिखा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैंने एक व्यक्ति के तौर पर अमेरिका में विरासत पर जो कुछ कहा उसे गोदी मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया ताकि कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में प्रधानमंत्री द्वारा फैलाए जा रहे झूठ से ध्यान हटाया जा सके। मंगलसूत्र और सोना छीनने के बारे में प्रधानमंत्री की टिप्पणी पूरी तरह से अवास्तविक है। उन्होंने कहा कि मैंने टीवी पर अपनी सामान्य बातचीत में केवल एक उदाहरण के तौर पर अमेरिका में विरासत कर का उल्लेख किया। क्या मैं तथ्यों का उल्लेख नहीं कर सकता? मैंने कहा कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोगों को चर्चा और बहस करनी होगी। इसका कांग्रेस सहित किसी भी पार्टी की नीति से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस नेता ने एक अन्य ट्वीट में पूछा कि किसने कहा कि 55% हिस्सा छीन लिया जाएगा? किसने कहा कि भारत में ऐसा कुछ किया जाना चाहिए? भाजपा और मीडिया क्यों घबराए हुए हैं? AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर मुसलमानों से नफरत का आरोप लगाया है। आज एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी की एक ही गारंटी है, मुसलमानों से नफरत की गारंटी। वे 2002 से यही करते आ रहे हैं। देश में मुसलमानों की 17 करोड़ आबादी है, अल्पसंख्यकों में सबसे ज्यादा। वो देश के 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। मुसलमानों के नहीं है क्या? मुसलमानों को इस तरह से रुस्वा करना, इस तरह से उनसे नफरत करना, अगर कल को देश में कोई दंगा हो जाए तो जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की होगी। लोकसभा चुनाव के लिए लद्दाख की एकमात्र सीट पर बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद जामयांग शेरिंग नामग्याल का टिकट काटकर नए चेहरे ताशी गयाल्सन को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं टिकट काटे जाने के बाद बीजेपी सांसद ने कहा कि उनका टिकट कटना न सिर्फ उनके लिए बल्कि लद्दाख में भाजपा के समर्थकों के लिए भी झटके जैसा है। अमर उजाला को दिए एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्या हुआ कि आपका टिकट कट गया, इस पर नामग्याल ने कहा कि यही बात तो अब तक मेरी समझ में नहीं आ रही। मैंने कभी कोई गलत बात नहीं की, पार्टी के खिलाफ कभी नहीं गया। क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़े लद्दाख इलाके के प्रत्येक गांव में एक बार नहीं 2 बार से लेकर 5 बार तक गया। इलाके में जितना विकास का काम हुआ है वह आप आकर देख सकते हैं। पार्टी को खड़ा करने के लिए लद्दाख में खूब मेहनत की है। लद्दाख जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को बीजेपी की विचारधारा से जोड़ा है। बावजूद इसके मेरा टिकट काट दिया गया। इसके अलावा निर्दलीय चुनाव लड़ने के सवाल पर नामग्याल ने कहा कि अभी इस पर कुछ भी कहना बहुत जल्दी हो जाएगा। अगले 2-3 दिन लगेंगे लोगों से बातचीत करने में, लेकिन उसके बाद लेह लद्दाख के लोग जो फैसला मेरे बारे में सुनाएंगे निश्चित तौर पर उस पर ही आगे बढ़ा जाएगा। भाई राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड में चुनाव प्रचार करने पहुंची प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी और अन्य भाजपा नेताओं के बयान से ये स्पष्ट है कि वह जनता की समस्याओं के बारे में बात नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य भाजपा नेताओं के बयानों पर नजर डालेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि उन्होंने आपकी समस्याओं पर कोई बात नहीं की, उन्होंने विकास पर कोई बात नहीं की, वे वास्तविक मुद्दों पर कभी कोई बात नहीं करते। कांग्रेस नेता ने कहा कि वे हर दिन एक नया मुद्दा लेकर आते हैं जिसका आपके जीवन से कोई संबंध नहीं है। इन मुद्दों का आपके विकास से भी कोई संबंध नहीं है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से भी इन मुद्दों का कोई संबंध नहीं होता है। वे मीडिया को भी उन मुद्दों पर बात करने के लिए मजबूर कर देते हैं। झारखंड के अवैध खनन घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल सोरेन का कहना है कि धन शोधन के एक मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर
हाईकोर्ट फैसला नहीं सुना रहा, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बता दें कि हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उन पर जमीन से जुड़े घोटाले के मामले में धन शोधन का आरोप है। पूर्व मुख्यमंत्री फिलहाल रांची की बिरसा मुंडा जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। विरासत टैक्स के मुद्दे को लेकर लगातार कांग्रेस पर हमलावर बीजेपी को अब राहुल गांधी ने जवाब दिया है। दरअसल मामले को लेकर बीजेपी का कहना है कि विरासत टैक्स पर सैम पित्रोदा की टिप्पणी से कांग्रेस की मानसिकता दिखाई देती है। वहीं अब इस पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी जिस बयान की बात कर रहे हैं, मैंने कोई वैसा बयान दिया ही नहीं है। नई दिल्ली में पार्टी के कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मैंने अभी तक यह नहीं कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आइए जानें कि कितना अन्याय हुआ है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। शाही परिवार के शहजादे के सलाहकार ने कुछ समय पहले कहा था कि मिडिल क्लास पर और ज्यादा टैक्स लगना चाहिए और अब ये इससे भी एक कदम आगे बढ़ गए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा। ऐसे में राजनेताओं के बीच जारी जुबानी जंग तेज हो गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी ने अपने अरबपति मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। इतने पैसों से देश के 16 करोड़ युवाओं को 1 लाख रुपए साल की नौकरी मिल सकती थी। साथ ही 16 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपए साल देकर उनके परिवारों की जिंदगी बदली जा सकती थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री पर पूंजीपतियों के लिए काम करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पीएम मोदी ने अपने अरबपति मित्रों को फायदा पहुंचाया है। इस पैसे से 10 करोड़ किसान परिवारों को कर्ज माफ कर देश में होने वाली अनगिनत आत्महत्याएं रोकी जा सकती थी। इसके साथ ही पूरे देश को अगले 20 सालों तक मात्र 400 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा सकता था। उन पैसों से अगले 3 साल तक भारतीय सेना का पूरा खर्च उठाया जा सकता था। साथ ही देश भर में दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के हर युवा की ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मुफ्त की जा सकती थी। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जो पैसा हिंदुस्तानियों के दर्द की दवा बन सकता था, उसे अडानियों की हवा बनाने में खर्च कर दिया गया। ऐसे में देश नरेंद्र मोदी को इस अपराध के लिए कभी माफ नहीं करेगा। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने हाल ही में विरासत टैक्स को लेकर एक बयान दिया है, जो कि अब इस देश के चुनावी माहौल में नया हॉट टॉपिक बन गया है। जहां भाजपा उनके इस बयान को लेकर लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रही है, तो वहीं कांग्रेस ने उनके इस बयान से किनारा किया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक सैम पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में एक विरासत टैक्स है। अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है और जब वह मर जाता है तो वह केवल 45% अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकता है, बाकी का 55% सरकार ले लेती है। यह एक दिलचस्प कानून है। इसमें कहा गया है कि आपने अपनी पीढ़ी में संपत्ति बनाई और अब जा रहे हैं। आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए, पूरी नहीं आधी, जो मुझे उचित लगती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत में आपके पास वह नहीं है। अगर किसी की संपत्ति 10 अरब है और वह मर जाता है तो उसके बच्चों को 10 अरब मिलते हैं और जनता को कुछ नहीं मिलता। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोगों को बहस और चर्चा करनी होगी। मुझे नहीं पता कि इसका निष्कर्ष क्या होगा, लेकिन जब हम धन के पुनर्वितरण के बारे में बात करते हैं तो हम नई नीतियों और नए कार्यक्रमों के बारे में बात कर रहे हैं, जो लोगों के हित में है, न कि केवल अति अमीरों के हित में। सैम पित्रोदा के इसी बयान पर कांग्रेस को घेरते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक चुनावी सभा में कहा कि आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। कांग्रेस का पंजा वो भी आपसे लूट लेगा। कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। पीएम मोदी ने कहा कि आपके जीवित रहने तक कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी और जब जीवित नहीं रहेंगे तो तब आप पर विरासत टैक्स का बोझ लाद देगी। उन्होंने आगे राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि शाही परिवार के शहजादे के सलाहकार ने कुछ समय पहले कहा था कि मिडिल क्लास पर और ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए। अब ये लोग इससे भी एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो विरासत टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। सैम पित्रोदा के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस नेता के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि लैम के बयान से कांग्रेस की असली मानसिकता सामने आ गई है।
अमित शाह ने कहा कि सैम पित्रोदा की टिप्पणी के बाद कांग्रेस पूरी तरह बेनकाब हो गई है। सबसे पहले उनके घोषणा पत्र में सर्वेक्षण का जिक्र, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की विरासत है वह ये कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, और अब सैम पित्रोदा की विरासत टैक्स वाली टिप्पणी, इससे कांग्रेस की मानसिकता का पता चलता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब जब पीएम मोदी ने यह मुद्दा उठाया तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी इस बात पर बैकफुट पर आ गए हैं। वह कह रहे हैं कि उनका मकसद यह कभी नहीं था। सैम पित्रोदा के बयान पर जारी घमासान के बीच कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने उनके बयान से किनारा करते हुए एक्स पर लिखा कि सैम पित्रोदा मेरे साथ साथ दुनिया भर में कई लोगों के गुरु, मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक रहे हैं। उन्होंने भारत के विकास में असंख्य स्थायी योगदान दिया है। वे इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। पित्रोदा उन मुद्दों पर खुलकर अपनी राय व्यक्त करते हैं जिनके बारे में वे दृढ़ता से महसूस करते हैं। निश्चित रूप से लोकतंत्र में एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचारों पर चर्चा करने, उन्हें व्यक्त करने और बहस करने के लिए स्वतंत्र है। इसका मतलब ये नहीं है कि पित्रोदा के विचार हमेशा कांग्रेस की स्थिति को दर्शाते हैं। कई बार वे ऐसा नहीं करते। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि अब उनकी टिप्पणियों को सनसनीखेज बनाना और उन्हें संदर्भ से बाहर करना श्री नरेंद्र मोदी के दुर्भावनापूर्ण और शरारती चुनाव अभियान से ध्यान हटाने का जानबूझकर और हताश प्रयास है। यह केवल झूठ और अधिक झूठ पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी के राजस्थान में दिए गए भाषण के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की थी, जिस पर अब चुनाव आयोग का कहना है कि वह मामले की जांच कर रहा है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस ने औपचारिक रूप से पीएम मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए एक्शन की मांग की। शिकायत में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने ग्रुप के बीच दूरी पैदा करने के लिए धर्म और धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया है। दरअसल आपको बता दें कि पीएम मोदी ने राजस्थान में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर केंद्र में विपक्षी कांग्रेस की सत्ता आती है तो लोगों की संपत्ति, जमीन और सोना मुसलमानों के बीच बांट देगी। वहीं अब चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा है कि प्रधानमंत्री के भाषण के संबंध में प्राप्त हुई शिकायत आयोग के विचाराधीन है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार अवनी डायस के मजबूरी में भारत छोड़कर जाने वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आज बुधवार को मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार की पोल खोलने वाले विदेशी पत्रकारों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है वो निंदनीय है। सपा प्रमुख ने कहा कि भारत के पत्रकारों को अब देश छोड़कर जाने के लिए मजबूर करना दुनिया में भारत की लोकतांत्रिक छवि को धूमिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि मीडिया की स्वतंत्रता स्वस्थ लोकतंत्र की आवाज होती है। ऑस्ट्रेलिया की एक महिला पत्रकार ने दावा किया है कि भारत सरकार ने उनका वर्क वीजा नहीं बढ़ाया। इस वजह से वो लोकसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग कवर नहीं कर पाईं और उन्हें भारत छोड़ने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। वह अब उनके इन आरोपों को केंद्र सरकार के सूत्रों ने भ्रामक और शरारतीपूर्ण करार दिया है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने जोर देकर कहा कि महिला पत्रकार ने वीजा नियमों का उल्लंघन किया है, लेकिन फिर भी उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनका वीजा बढ़ाया जाएगा ताकि वह चुनाव कवर कर सकें। बता दें कि महिला जर्नलिस्ट का नाम अवनी डायस है। वो एबीसी न्यूज से जुड़ी हुई हैं। सरकार के सूत्रों ने कहा कि अवनी डायस ने इसलिए भारत छोड़ दिया क्योंकि उन्हें ऑस्ट्रेलिया में एक और नौकरी के लिए डेडलाइन पूरी करनी थी। उनके भारत छोड़ने का कारण वीजा एक्सटेंशन में देरी नहीं थी, बल्कि व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने देश छोड़ा। दरअसल आपको बता दें कि डायस ने भारत छोड़ने को लेकर बीते हफ्ते अपने एक्स हैंडल पर संगीन आरोप लगाते हुए लिखा था कि पिछले हफ्ते मुझे अचानक भारत छोड़ना पड़ा, मेरा वर्क वीज़ा नहीं बढ़ाया गया। हमें ये भी बताया गया कि भारतीय मंत्रालय के निर्देश के कारण मुझे चुनाव की रिपोर्टिंग करने की परमिशन नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।